वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। काफ़ी टाइम के बाद आज फिर से हमारे चैनल गाइड फार्मा लाइन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, इसके क्या रिस्क फैक्टर हैं, ये कितने टाइप्स का होता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है और इसको हम कैसे डायग्नोज करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डायबिटीज़ आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम डायबिटीज़ की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच देयर आर हाई ब्लड शुगर लेवल। तो हमने क्या बोला? डायबिटीज़ इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें कि आपकी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा और ये क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मेटाबॉलिज्म को समझ लेते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो देखिए, जैसे अगर आप जो फूड इनटेक करते हो, तो जो आपका ये फूड होता है वो फूड तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। या तो उसमें प्रोटीन होगा, या तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, या तो उसमें फैट होगा। इन तीन चीज़ों से ही आपका फूड मिलके बना होता है। तो आपकी बॉडी में ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से इस फूड का क्या होता है? डाइजेशन होता है। मतलब फूड का डाइजेशन होगा और उस डाइजेशन के बाद आपको क्या मिलेगा? जब फूड का डाइजेशन होगा तो वो फूड क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। किस में ब्रेक डाउन होगा? अपने उन बेसिक पार्ट्स में जो इसके कंपोनेंट हैं। वो कंपोनेंट्स क्या हैं? वो कंपोनेंट्स है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ठीक है, मतलब फूड को आपने खाया, फिर फूड का डाइजेशन हुआ और उस डाइजेशन के बाद आपका क्या मिला? प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीनों चीज़ें मिली। तो इस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और ये जो आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मिला, इसको आपकी बॉडी कैसे यूज़ करती है? एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ करती है। क्लियर? आपने फूड लिया, वो फूड ब्रेकडाउन हो गया बाय द डाइजेशन प्रोसेस और उस डाइजेशन से आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का कन्वर्जन हुआ और उस जो प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट को जो आपकी बॉडी को मिला, उसी से ही आपकी बॉडी उसको एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करेगी। यानी आपकी बॉडी उसको एज ए फ्यूल इस्तेमाल करेगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रोसेस मेटाबॉलिज्म का। अब क्या है, हमने ये बोला कि जो डायबिटीज़ है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब जो आपका मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है, जो प्रोसेस क्या है? फूड का कन्वर्जन होना उसके बेसिक पार्ट्स में। तो इस प्रोसेस में जब दिक्कत आ जाएगी, इस प्रोसेस में जब किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो जिसकी वजह से जब आपकी बॉडी में ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या होगा? उसकी वजह से आपकी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। क्लियर? ये मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ और इसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या हुआ? शुगर का लेवल बढ़ गया। तो इस कंडीशन को आप क्या बोलते हो? डायबिटीज़ बोलते हो। क्लियर? तो जब मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाए, उसी की वजह से आपकी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ा। क्लियर? ये आपका क्या हो गया? डायबिटीज़ हो गया। अब देखिए, डायबिटीज़ जो होती है ये लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, यानी कि ये बहुत लंबे समय तक होने वाली बीमारी है। जैसे आपने देखा भी होगा, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग लाइफ के लिए उनको ये बीमारी हो जाती है। अगर उनको अब तक वो जिंदा रहेंगे, उनको डायबिटीज़ रहेगी। ठीक है, तो ये क्रोनिक डिजीज़ है। हम मधुमेह बोलते हैं, इसका हिंदी है मधुमेह, या फिर इसको हम शुगर बोलते हैं। तो शुगर या फिर मधुमेह से क्या आप समझ में पा रहे हैं? देखिए, मधु यानी कि हनी यानी स्वीट इन नेचर, शुगर यानी स्वीट इन नेचर। इस कंडीशन में क्या होता है? आपकी बॉडी में क्या होता है? शुगर का कंटेंट बढ़ जाता है, जो कि हमने आपको ऊपर समझा दिया है। ठीक है, अब देखिए, और अगर आपने डायबिटीज़ को ट्रीट नहीं किया तो ये आगे चल के और भी बीमारियां पैदा करती है। ठीक है, तो इसलिए डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जान लेते हैं जो डायबिटीज़ में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारा जो टर्म है वो है हाइपोग्लाइसेमिया। अब देखिए, हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है? हाइपो का मतलब होता है लेस, हाइपो का मतलब होता है लेस और ग्लाइसेमिया का मतलब होता है शुगर। तो क्या होगा? जब शुगर की क्वांटिटी डाउन हो जाएगी, इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। समझ आया? जब शुगर की क्वांटिटी डाउन हो जाए तो उस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये तो बोला कि शुगर की क्वांटिटी डाउन हो गई, पर कितनी डाउन हो गई ये देखना पड़ेगा कि शुगर की क्वांटिटी कितनी डाउन होगी। अगर आपका शुगर नॉर्मल रेंज से कम हो जाए, अब नॉर्मल रेंज कितनी है?
70 to 110, 70 से लेके 110 mg/dl ये आपकी नॉर्मल शुगर की वैल्यू है। तो अगर जो इसमें लोवेस्ट क्वांटिटी है यानी कि 70 यानी कि 70 जो क्वांटिटी है, अगर आपका शुगर का लेवल 70 से डाउन हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर, ये हो गया आपका हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट आता है हमारा हाइपरग्लाइसीमिया। जैसा कि देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या होगा, हाइपर मतलब ज़्यादा और ग्लाइसीमिया का मतलब क्या हुआ, शुगर। तो ज़्यादा शुगर, अब ज़्यादा शुगर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी नॉर्मल शुगर की क्वांटिटी है, अब वो नॉर्मल शुगर की क्वांटिटी हमने कितनी बताई, 70 से 110 mg/dl, ये हमने बताया। ये आपकी है कि नॉर्मल शुगर की क्वांटिटी। तो देखिए अगर 70 से नीचे गया तो हाइपोग्लाइसीमिया, अगर 110 से ऊपर गया तो ये हो गया हाइपरग्लाइसीमिया। क्लियर, यानी 70 से नीचे की अगर शुगर का लेवल डाउन हो रहा है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, और 70 से 110 से अबव हो रहा है, जो आपका नॉर्मल रेंज है उससे अगर अबव हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ये बेसिक टर्म्स है जो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ डायबिटीज़ क्या है। देखिए टाइप ऑफ डायबिटीज़ को जानने से पहले आपको डायबिटीज़ की पैथोफिजियोलॉजी को समझना ज़रूरी है, उसके बाद इसके टाइप को आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायबिटीज़ की पैथोफिजियोलॉजी को समझ लेते हैं। तो देखिए जो डायबिटीज़ की पैथोफिजियोलॉजी है उसमें देखिए आपने फिजियोलॉजी पढ़ा होगा, तो आपने जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा होगा तो आपने उसमें एक ऑर्गन पढ़ा होगा बॉडी का, जो है पैनक्रियास। पैनक्रियास ऑर्गन का पढ़ा होगा। पैनक्रियास होता है, उस पैनक्रियास में आपके लैंगरहैंस का जो पार्ट होता है, पैनक्रियास के लैंगरहैंस में अल्फा एंड बीटा सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, अल्फा एंड बीटा जो पैनक्रियास है, इस पैनक्रियास के लैंगरहैंस में अल्फा एंड बीटा सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो अल्फा सेल्स होती है वो ग्लूकागॉन को सिक्रीट करती है, एंड जो बीटा सेल्स होती है वो आपको इंसुलिन को सिक्रीट करती है। वो क्या सिक्रीट करती है, इंसुलिन को सिक्रीट करती है। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये तो हो गया हमारा हार्मोन्स जो कि आपकी बॉडी में सिक्रीट हो रहा है। क्लियर, अब देखिए क्या है, जब आपका बॉडी नॉर्मल रेंज में होगा, जब आपकी बॉडी में शुगर की लेवल नॉर्मल रेंज होगी तो वो कितनी होगी, हमने पहले ही बताया 70 से 110 mg/dl। 10 mg/dl नॉर्मल बॉडी में आपके शुगर की वैल्यू है। तो अगर आप खाना खाते हो यानी आप ईटिंग करते हो, अब देखिए हमने क्या बोला था, मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म में आपको जो आपने खाना खाया उसका बेसिक पार्ट्स में टूटना, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट में टूटना, यही होता है मेटाबॉलिज्म। तो जब आपने खाना खाया तो वो खाना क्या होगा, आपकी बॉडी में जब जाएगा तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है ना, तो वो क्या करेगा, शुगर के लेवल को बढ़ाएगा। क्लियर, शुगर के लेवल को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि जो आप फूड ले रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा तो शुगर का लेवल बढ़ेगा। क्लियर, शुगर का लेवल बढ़ेगा। तो जब आप शुगर का लेवल बढ़ता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपकी बीटा सेल्स है, अब बीटा सेल्स कहाँ की बीटा सेल्स है, जो बीटा सेल्स आपकी पैनक्रियास की बीटा सेल्स हैं, जिनका काम क्या था, जिनका काम था इंसुलिन को सिक्रीट करना। देखिए बीटा सेल्स जो कि पैनक्रियास की बीटा सेल्स है वो क्या सिक्रेट कर रही हैं, इंसुलिन को सिक्रेट कर रही हैं। तो क्या होगा, जैसे ही आपने खाना खाया और आपका शुगर का लेवल बढ़ा तो आपकी जो बॉडी में जो पैनक्रियास के लैंगरहैंस की बीटा सेल्स होंगी वो इंसुलिन को सिक्रीट करने लगेंगी। क्लियर, जो आपकी बीटा सेल्स है, जैसे ही आप खाना खाओगे तो उस खाने के बाद वो जब शुगर का लेवल बढ़ेगा तो उसको मेंटेन करने के लिए आपका पैनक्रियास बीटा सेल्स से इंसुलिन को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए अब आपने खाना खाया और ये आपकी समझ लीजिए ब्लड वेसल है। तो इस ब्लड वेसल में जैसे ही आपने खाना खाया तो इसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया ग्लूकोज का लेवल। अब जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ा तो एक्टिवेट कौन हुआ, बीटा सेल्स इंसुलिन को सिक्रीट करेंगी। तो ये तुरंत एक्टिवेट होगी बीटा सेल्स इंसुलिन को सिक्रीट करने के लिए। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो इंसुलिन है, ये जो इंसुलिन जो निकलेगा ये क्या करेगा, जैसे जो आपकी बॉडी में सेल्स हैं, ये छोटी छोटी सेल्स हैं, तो इन सेल्स में शुगर के लेवल को डाउन करें। कैसे डाउन करें, ये इंसुलिन इन सेल को क्या करेगा, ग्लूकोज जो है जो कि कैपिलरीज में बह रहा है, इस सेल्स में मान लीजिए ये ब्लड कैपिलरीज है, ये ब्लड वेसल है, इसमें ये फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है, शुगर। तो इस शुगर को जो कि ब्लड में फ्लो कर रहा है, अब उसको क्या करेगा, वो इंसुलिन जो आपकी बॉडी में सेल्स होती हैं, जो मसल्स होती हैं, उसमें उस शुगर के लेवल को क्या करेगा, यूटिलाइज करवाना स्टार्ट कर देगा। यूटिलाइज करवाना स्टार्ट कर देगा मतलब आपकी बॉडी की सेल्स उस शुगर को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, एक तो ये काम करता है। दूसरा ये काम करता है कि जो आपका उस ब्लड के फ्लो को जब ज़्यादा ब्लड फ्लो कर रहा होगा तो आपकी इंसुलिन
इंसुलिन निकलेगा और वो इंसुलिन क्या करेगा, आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं उन सेल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। क्या करने के लिए कि वो इस इंसुलिन को क्या करें, यूज़ करे और यूज़ करके एनर्जी को प्रोड्यूस करे। तो जैसे ही वो यूज़ करेगा, एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में ब्लड का लेवल से शुगर का लेवल डाउन हो जाएगा। क्यों डाउन हुआ, क्योंकि उसने तो क्या किया, उसने क्या किया, यूज़ कर लिया ना शुगर को, तो वो डाउन हो गया। सेम ऐसे ही अगर उसके अलावा क्या करता है, जो आपका ग्लूकोज होता है वो लीवर में जाता है जब वो एक्सेस अमाउंट में है और वहाँ जाके वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। इसको आप एग्जाम्पल करने लगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही लंच का टाइम होता है, लंच का टाइम होते ही सारे बच्चे क्या होते हैं, अपने क्लासरूम से बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं तो उसी जैसे ही लंच हुआ वैसे ही बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया। तो लंच को आप ऐसा फूड, आप लंच को, जो लंच हुआ उसको आप ऐसा फूड कंसिडर करिए कि जैसे ही लंच हुआ बच्चों ने बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया, वैसे जैसे आपने फूड लिया, फूड से शुगर का निकलना स्टार्ट हुआ। क्लियर, दोनों चीज़ें सिमिलर। फिर उसके बाद क्या होगा, अब जैसे ही आपने शोर मचाना स्टार्ट कर दिया तो वो आपका क्या होगा, टीचर्स बाहर निकलेंगे। टीचर्स कहाँ से बाहर निकलेंगे, अपनी केबिन से बाहर निकलना है तो टीचर्स बाहर निकलेंगे। तो अब टीचर्स देखो बाहर निकलेंगे और आपको क्या करेंगे, आपको डांटेंगे, आपको चिल्लाएंगे और उसकी वजह से आप क्या करोगे, हम बैक टू द क्लासरूम जाओगे, क्लासरूम में जाओगे। ठीक ऐसे ही जैसे ही शुगर लेवल बढ़ा तो आप क्या हुआ, अब इंसुलिन आया। टीचर का रोल कौन प्ले कर रहा है, इंसुलिन प्ले कर रहा है। तो अब इंसुलिन ने क्या किया, अब उस इंसुलिन ने उस बढ़े हुए शुगर के लेवल को डाउन करना स्टार्ट किया। अब वो डाउन कैसे करेगा, वो डाउन ऐसे करेगा, वो क्या करेगा, इंसुलिन शुगर के लेवल को कैसे डाउन करेगा, वो उसका यूटिलाइजेशन बढ़ा देगा सेल्स में। जैसे कि टीचर्स ने क्या किया, आपका यूटिलाइजेशन क्लासरूम में बढ़ाया। तो आप जब क्लासरूम में आप चले गए तो ऑटोमेटिक आप फील्ड से बाहर चले गए, ऑटोमेटिक आप कॉरिडोर से बाहर निकल गए, आप क्लासरूम में चले गए तो अब कॉरिडोर में कोई नहीं रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे ही अब आपका जो शुगर है वो अब सेल्स के द्वारा जब यूज़ होगा तो अब ब्लड वेसल्स में नहीं रहेगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपका इंसुलिन जो है काम कर रहा है। किस तरीके से काम कर रहा है समझ में आ गया होगा आपको। फिर सेकंड टाइप है, हमने कहा कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन में। अब देखिए ये प्रोसेस क्या है, देखिए जैसे ही आपकी बॉडी में ढेर सारे ग्लूकोज हो जाते हैं तो आपका जो लीवर होता है ना, वो लीवर क्या करता है, उन एक ग्लूकोज को कंबाइन करना स्टार्ट कर देता है, जोड़ना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि मोती से माला बन जाती है, ठीक वैसे ही ग्लूकोज की जब हम ढेर सारे नंबर्स जुड़ने लगते हैं तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। और ये प्रोसेस कब होगी, जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा होगा तभी तो ये प्रोसेस होगी ना। जैसे आपके पास एक मोती है तो क्या आप उसकी माला बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो ठीक है, अगर एक मोती है तो आपका लीवर उसके, अगर एक शुगर है तो आपका लीवर उसको क्या करेगा, माला नहीं बना सकता, उसका ग्लाइकोजन नहीं कन्वर्ट कर सकता। लेकिन जब आपने खाना खाया, आपका शुगर का लेवल हाई हुआ तो क्या होगा, तो आपका जो शुगर का लेवल जैसे ही हाई होगा तो अब नंबर ऑफ शुगर्स है, अब जब नंबर ऑफ शुगर्स है तो आपका जो लीवर है वो एक शुगर को जोड़ता जाएगा और क्या बनाएगा, ग्लाइकोजन बनाएगा। जिस तरीके से ढेर सारी मोती होने पे आप उसको पिरो करके एक माला बना सकते हो, सेम ऐसे ही आपका ग्लाइकोजन बनता है ढेर सारे ग्लूकोज से। और ये प्रोसेस कहाँ होती है, ये प्रोसेस होती है आपके लीवर में। तो इस तरीके से जब आपकी ग्लूकोज कंबाइंड हो जाएगा एक जगह पे, माला बन जाएगी उसकी, तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस है आपके इंसुलिन की। तो इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है शुगर के लेवल को बॉडी में मेंटेन करने के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, वो सेम चीज़ लिखी है। तो अब हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ रहे थे टाइप्स। तो अब देखते हैं हम हमारे कितने टाइप्स के ग्लूकोज, डायबिटीज़ के टाइप्स। तो हम टाइप को वो चीज़ इसलिए समझाई क्योंकि वो अभी यहाँ पे काम आने वाली है, इसलिए हमने पैथोफिजियोलॉजी को पहले ही समझा दिया। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमारा था टाइप 1 डायबिटीज़, नेक्स्ट है हमारा टाइप 2 डायबिटीज़, नेक्स्ट है हमारा गेस्टेशनल डायबिटीज़ और नेक्स्ट है प्री डायबिटीज़। बेसिकली जो दो डायबिटीज़ ही है वेरी कॉमन है। ये जो दो डायबिटीज़ हैं आप रेयरली पढ़ोगे, लेकिन ये डायबिटीज़ होती हैं। ठीक है, जब भी आप पढ़ेंगे तो आप चारों के नाम लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा टाइप 1 डायबिटीज़। अब देखिए अब हमने क्यों पढ़ा है पैथोफिजियोलॉजी पहले, वो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। हमने बोला टाइप 1 डायबिटीज़, तो टाइप 1 डायबिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। अब इंसुलिन का नाम यहाँ पे आया ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। अब ये क्या होती है, देखिए इस डायबिटीज़ को हम इसके अलावा बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज़। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है, छोटे बच्चे। तो ये डायबिटीज़ को जुवेनाइल डायबिटीज़ क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये डायबिटीज़ छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है।
इस डायबिटीज़ की होने की संभावना छोटे या फिर एडल्ट लोगों में होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसलिए इस डायबिटीज़ को हम जुवेनाइल डायबिटीज़ बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायग्नोस होती है चिल्ड्रंस में एंड यंग एडल्ट्स में। इसके अलावा देखिए इसमें क्या है, हमने ये बोला कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, यानी ये जो डायबिटीज़ होगी वो इंसुलिन की वजह से होगी। इंसुलिन की वजह से होगी यानी कि आपकी इंसुलिन में कुछ प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से आपका शुगर का लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा। अब वो प्रॉब्लम क्या है वो ही समझते हैं। तो देखिए जो आपका टाइप 1 डायबिटीज़ है वो क्यों होता है, वो ये जो डायबिटीज़ है ये आपके इम्यून सिस्टम पे डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है, इम्यून सिस्टम पे डिपेंडेंट है का क्या मतलब हुआ, इम्यून सिस्टम पे डिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि आपकी जो ये डायबिटीज़ है, हमने ये बोला कि ये जो डायबिटीज़ होती है ये आपकी बॉडी के ओन इम्यून सिस्टम की वजह से होती है। अब इम्यून सिस्टम क्या है ये तो आप जानते ही होंगे कि इम्यून सिस्टम क्या है, आपकी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि आपको बाहरी चीज़ों से बचाने का काम करता है, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी आपका जो इम्यून सिस्टम है वो खुद को रिकॉग्नाइज नहीं, आपके बॉडी के ही पार्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपनी ही बॉडी को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल, तो ये जो डायबिटीज़ होता है ये आपके इम्यून सिस्टम पे डिपेंडेंट होता है। अब देखिए इम्यून सिस्टम क्या हो, ये तो आप जानते ही होंगे कि इम्यून सिस्टम क्या है, एक आपका डिफेंस बॉडी मैकेनिज्म है जो कि आपकी बॉडी को बाहर से आने वाले वायरस बैक्टीरिया से बचाने का काम करता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जब आपकी बॉडी जो होती है वो बाहर के बैक्टीरिया वायरस को बाहर के वायरस और बैक्टीरिया को बचाने की जगह पे क्या करती है, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को ही बाहरी ऑर्गन समझ करके उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है, और जिसकी वजह से आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। तो जो आपकी ये टाइप 1 डायबिटीज़ है ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपकी बॉडी क्या करे, जैसे कि आप इसको एक तरीके से इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे जो लोग डॉग पालते हैं तो वो एज अ डिफेंस के लिए अपने डॉग को पालते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि जब आपका डॉग है वो बाहर से किसी भी पर्सन से जब आएगा आपके घर में एंटर करे तो उससे आपको बचाए। लेकिन क्या होता है, जैसे अभी आपने पिटबुल डॉग का एग्जांपल देखा होगा कि जो उसने क्या किया था, अपने ही मालिक को काट लिया था। मतलब उसको काटना तो किसी और को चाहिए था पर उसने क्या किया, अपने ही मालिक को काट लिया, यानी कि अपने ही मालिक को काट के उसको हार्म पहुंचा दिया, इवन उसकी डेथ भी हो गई। इसी तरीके से आपकी बॉडी भी काम करती है। इसी तरीके से आपकी बॉडी में भी क्या होता है, आपके डिफेंस मैकेनिज्म को बाहर की चीज़ों से प्रोटेक्ट करना चाहिए, बट उसने क्या किया, आपकी बॉडी के ही ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। तो ये क्या होता है, अब जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उसमें क्या होता है, आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो आपका इम्यून सिस्टम है, वो क्या करेगा, आपके पैनक्रियास, जो आपकी पैनक्रियास है जिसकी बीटा सेल से हमारा इंसुलिन रिलीज हो रहा है, तो ये क्या करेगा, आपकी बॉडी में जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास को ही डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। जिससे पैनक्रियास की जो बीटा सेल्स जहाँ से डिस्ट्रॉय होती हैं, इंसुलिन रिलीज करती हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा, और उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। और क्योंकि अब आपकी बॉडी में देखिए, जब पैनक्रियास को डिस्ट्रॉय किया तो पैनक्रियास को डिस्ट्रॉय करने की वजह से बीटा सेल्स से आपका इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते हैं। क्लियर, डायबिटीज़ होती है बेसिकली 5% पीपल्स में ही होती है, ये मोर कॉमन नहीं है, लोगों में ही होती है। इसके अलावा इस डायबिटीज़ में क्या होता है, आपकी बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, मतलब उतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है जो कि आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, या फिर आपकी बॉडी जो है इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, आपकी पैनक्रियास की बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या है, इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। अब देखिए इम्यून सिस्टम की बात है तो आप इसको प्रिवेंट भी नहीं कर पाओगे, क्लियर, ये हो गया। इसके अलावा आप देखिए इसके कॉजेज़ क्या है, कॉजेज़ में क्या हो सकता है, बॉडी में वो जीन्स प्रेजेंट है जो किसी मतलब पर्सन टू पर्सन क्या होता है, ये आपकी फैमिली हिस्ट्री पे भी डिपेंडेंट होता है, जीन्स पे डिपेंडेंट होता है कि जेनेटिक्स होता है, किसी को हुआ है तो उसके आगे की जनरेशन को भी होगा। इसके अलावा कुछ वायरस और बैक्टीरिया, देखिए यहाँ पे हमने बोला वायरस बैक्टीरिया या फिर कोई वेदर की वजह से भी या फिर वायरस बैक्टीरिया की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है, ठीक है, कि आपकी बॉडी आपके पैनक्रियास को एज अ फॉरेन पार्टिकल्स एज्यूम करके उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है, और जिसकी वजह से आपकी बीटा सेल्स डैमेज होने की वजह से आपकी बॉडी प्रॉपर इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। क्लियर,
अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 2 डायबिटीज़ को हम और क्या बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। अब देखिए, अब ये ऐसी कैसी डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपकी बॉडी है वो प्रॉपर इंसुलिन भी प्रोड्यूस कर रही है लेकिन फिर भी आपको डायबिटीज़ होती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। और मैक्सिमम ये डायबिटीज़ जो होती है, मैक्सिमम डायबिटीज़ के आप जब पेशेंट देखते हो वही टाइप 2 डायबिटीज़ के ही पेशेंट होते हैं। ठीक है, 80% ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, बोला कि अब ये इंसुलिन प्रोड्यूस प्रॉपर मात्रा में हो रहा है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्यों आ रही है डायबिटीज़ की। तो इसका रीज़न ये होता है कि जो आपका ग्लूकोज है वो सेल के अंदर मूव नहीं करता है। मैंने बताया था ना कि आपका जो इंसुलिन होगा, इंसुलिन क्या करता है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज के इंटेक, जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के इंटेक को बढ़ा देता है। मतलब ग्लूकोज के इंटेक यानी कि सेल्स के अंदर ग्लूकोज आने लगेगा और वो आके क्या करेगा, एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। जैसे स्पंज पानी को सोख लेता है वैसे ही ग्लूकोज क्या करेगा, वैसे ही ग्लूकोज सेल के द्वारा सोख लिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नहीं हो पाती है। मतलब इंसुलिन तो है पर वो उसको एब्जॉर्ब करने में, सेल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से डायबिटीज़ होगा, क्योंकि अब जब सेल एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, सेल उसको यूज़ नहीं कर पाएंगी तो वो ग्लूकोज कहाँ रहेगा, वो ग्लूकोज ब्लड में रहेगा। तो इसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। नेक्स्ट आते हैं हम प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक, जैसा कि नाम से ही पता चला, प्री मतलब क्या होता है। प्री मतलब जैसे आपने सुना होगा प्री वेडिंग शूट्स या फिर प्री वेडिंग शूट्स होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, शादी से पहले वो शूट करवाते हैं। तो इस तरीके से प्री डायबिटिक्स का मतलब क्या होगा, डायबिटीज़ से पहले। अब डायबिटीज़ से पहले क्या, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो ग्लूकोज का लेवल होता है ना, तो वो इतना ज़्यादा होता है कि आप उसको शुगर के लेवल में कंसिडर कर सको और ना ही इतना कम हो सकता है जिसकी आप उसको नॉन शुगर बोल सको। ठीक है, तो आपका जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल हायर देन नॉर्मल हो लेकिन इतना इनफ ना हो कि आप उसको डायबिटीज़ का पेशेंट बोल सको। ठीक है, वो ज़्यादा तो है, 110 से ज़्यादा तो है पर इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आप उसको डायबिटीज़ के लेवल में कंसीडर कर सको। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्री डायबिटिक। ठीक है, फास्टिंग ग्लूकोज का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, तो उसको फास्टिंग ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। तो अब गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ क्या है, देखिए अगर आपके घर में आपके घर में कोई प्रेग्नेंट वुमन होगी या फिर आपने किसी ऐसी लेडी को देखा होगा जो कि प्रेग्नेंट हुई होंगी, तो आपको एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ क्या होता है। तो देखिए गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेन्स में होता है, और ये क्या होता है कि डायबिटीज़ अगर वो कंट्रोल ना करे, मतलब ऐसा डायबिटीज़ ड्यूरिंग, जैसे कि मान लीजिए कोई लेडी प्रेग्नेंट है बट उसको कभी डायबिटीज़ नहीं हुई है, लेकिन होता क्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सी फीमेल्स होती हैं जो डायबिटिक हो जाती हैं। तो डायबिटिक हो जाती है, तो इस तरीके के डायबिटीज़ को हम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ है कि देखिए अगर वो डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगी तो ड्यूरिंग डिलीवरी उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उनको वो बढ़ा हुआ जो शुगर लेवल है वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरीके की डायबिटीज़ को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसको एक्सरसाइज से या फिर किसी डाइट प्लान से कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर क्या है, जैसे आपने टाइप 1 डायबिटीज़ में देखा, टाइप 2 डायबिटीज़ में देखा, तो सेम वैसे ही उसी से कुछ मिलता जुलता है, जैसे कि जेनेटिक्स, टाइप 1 डायबिटीज़, फैमिली हिस्ट्री किसी को है, PCOD है किसी को, ये ज़्यादा है यानी 45 के अबव है तो उनको डायबिटीज़ होने का खतरा होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर है किसी तरीके का, कोई पर्सन लेज़ी है, इनएक्टिव है तो उनको डायबिटीज़ होने का खतरा होता है। इसके अलावा किसी पर्सन ने अगर वेट गेन कर लिया है तो उनको डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा ऐसा देखा गया है कि वो पर्सन जिसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो होता है लो होता है, उन मेंस पेशेंट्स में डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा होता है। वो भी कौन सी डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। साइन एंड सिम्टम्स की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, अगर आप डायबिटिक पेशेंट को देखोगे तो बेसिकली वो पतले होते हैं। क्यों पतले होते हैं, क्योंकि इनका जो शुगर लेवल है वो बॉडी यूज़ कर ही नहीं पा रही है, उनको एनर्जी मिल ही नहीं पा रही है। तो क्या होगा, उनका वेट लॉस होने लगेगा। ठीक है, पहला। सेकंड है पॉलीयूरिया, यानी आपने अक्सर देखा होगा जो भी डायबिटीज़ पेशेंट है वो फ्रिक्वेंट उनको यूरिन पास करना होता है, तो फ्रिक्वेंट इंक्रीज हो जाता है उनका यूरिनेशन, और इसका यूरिनेशन क्या होता है, इनका यूरिनेशन इंक्रीज हो जाता है। अब जब देखिए बार बार प्यास लगेगी, जब यूरिन बार बार पास करेंगे तो उनको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगेगी, तो इनका जो है प्यास यानी कि इनकी थर्स्ट बढ़ जाती है।
पेशेंट को हंगर, इन पेशेंट, इसके अलावा इन पेशेंट की भूख बढ़ जाती है। अब देखिए एनर्जी तो बॉडी में है नहीं, जो ग्लूकोज बढ़ा हुआ है वो उनकी बॉडी की सेल्स को तो मिल ही नहीं रहा है, तो इनको क्या होगा, भूख लगेगी। ठीक है, इसके अलावा ब्लड विजन होने लगता है, मतलब धुंधला दिखाई पड़ने लगेगा। आप नोटिस करिएगा कि अगर आपके आसपास कोई भी डायबिटिक पेशेंट होगा तो उनकी आंखों में चश्मा जरूर लगा होगा, 10 साल बाद लग जाएगा लेकिन लगेगा ज़रूर, क्योंकि डायबिटीज़ जो होती है वो आपके जो लेंसेज होते हैं उनको चेंज कर देती है। ठीक है, इसके अलावा हेडेक होने लगेगा, फटीक लगेगा, थकान लगेगी वही, और स्लो कट हील हो जाता है। मतलब अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो जैसे अगर आपको चोट लगी है तो आपका चोट क्या है, जल्दी से हील हो जाएगा, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में चोट जल्दी से हील नहीं होती। ठीक है, उनकी हीलिंग जो प्रोसेस है, हीलिंग प्रोसेस वो डिले हो जाती है। इसके अलावा उनकी स्किन जो है इची हो जाएगी, और इसके अलावा जो है इनका जो ग्लूकोज है वो लेंस में जाके कलेक्ट होने लगेगा। अब जो वही चीज़ जो हमने ऊपर बताया कि ब्लरी विजन, अब ब्लरी विजन क्यों हो रहा है, जो आपके आइज़ में जो लेंसेज होते हैं ना, वो लेंसेज क्या करते हैं, आपके ग्लूकोज को एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देंगे तो उसकी वजह से आपका जो लेंस है उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, तो कॉम्प्लिकेशंस में भाई कि अगर आपने डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं किया तो कीटो एसिडोसिस हो जाएगी, यानी आपकी बॉडी में एसिडोसिस होने लगेगा, आपकी बॉडी एसिडिक हो जाएगी, जो है पेशेंट की डेथ हो सकती है, पेशेंट को बम जा सकता है, एसिडोसिस हो सकती है। सीरियस टाइम, अगर सीरियस लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो आपका हार्ट डिजीज़ हो जाता है, किडनी फेल होने लगती है पेशेंट्स की, फुट में अल्सर यानी कि पैरों में अल्सर, घाव बन जाने लगता है, डालता है, वो हम बता चुके हैं। तो अब पैथोफिजियोलॉजी में वही चीज़ है जो हम आपको पहले बता चुके। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है, तो वो जो हमने आपको बताया था ना, वो हाई शुगर के लेवल में बताया था। अब जब लो ब्लड शुगर लेवल होगा तब क्या होगा, तो हमने इसके पहले आप देख लीजिए, हालांकि ये उसके में तो इम्पॉर्टेंट नहीं है पैथोफिजियोलॉजी में, फिर भी आपको जानना चाहिए। तो जो आपकी बीटा सेल्स होती हैं वो तो इंसुलिन सिक्रीट करती है, लेकिन अल्फा सेल्स होती हैं वो ग्लूकागॉन सिक्रीट करती हैं। वो क्या सिक्रीट करती हैं, ग्लूकागॉन सिक्रीट करती हैं। तो होता क्या है, जैसे आपकी बॉडी में नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल जो है, नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल 70 से 110 होना चाहिए। तो अगर किसी भी कारण की वजह से आपका जो ये ग्लूकोज का लेवल है वो 70 से नीचे चला जाए तो आपकी बॉडी में जो अल्फा सेल्स होंगी वो स्टिमुलेट होंगी और वो क्या करेंगी, ग्लाइकोजन को सिक्रीट करेंगी। और जब ग्लाइकोजन को सिक्रीट करेंगी तो ग्लाइकोजन क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस करता है, यानी ये ग्लाइकोजन, जो कि ग्लाइकोजन कब बना था, जब शुगर ज़्यादा हो गया था, तो शुगर की जो ग्लूकोज की जो मोतियाँ पिरोई गई थी तो उसको हमने क्या बोला था, ग्लाइकोजन बोला था। तो उस ग्लाइकोजन को ये तोड़ना स्टार्ट करेगा, और जब ये तोड़ने लगेगा ग्लाइकोजन को तो क्या बनेगा, ग्लूकोज रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपके ग्लाइकोजन का काम है। ये आपको बेसिकली बस आपकी जनरल नॉलेज के लिए ये चीज़ें जानना जरूरी है, बाकी इतना जरूरी नहीं है कि आप इसको यहाँ पे पढ़ें। ठीक है, सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, तो हम कैसे जानेंगे किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है। तो अगर आपके घर में कोई डायबिटिक्स पेशेंट होगा तो आपने देखा होगा कि जब भी पेशेंट होता है तो उसको हम दो तरीके की, उसको हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं। क्यों ब्लड टेस्ट के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए शुगर बढ़ा कहाँ है, शुगर आपका बढ़ा है ब्लड में, और ब्लड ही में बढ़ा है तो ब्लड से ही हमें कंसंट्रेशन पता चलेगी। तो हम क्या करते हैं, उसके ब्लड को टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। अब वो ब्लड टेस्ट कब कब हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि कौन से तरीके का आपका डायबिटीज़ लेवल होना चाहिए। ठीक है, सॉरी। तो अब वो जो ब्लड टेस्ट है वो हम किस टाइम पे ले रहे हैं वो ये बताएगा कि आपका कौन से टाइम पे किस तरीके का शुगर लेवल होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि कोई भी पर्सन होता है तो उसको हम फास्टिंग शुगर को चेक करने के लिए बोलते हैं। फास्टिंग शुगर क्या होता है, फास्टिंग शुगर ये होता है जब जैसे आपने खाना खाया, जैसे आज आपने रात में खाना खा लिया है, तो जैसे आज आपने रात में खाना खा लिया है तो आपके आज की रात में खाना खाने से सुबह 10 से 12 घंटे के बाद आपका फास्टिंग शुगर चेक किया जाएगा। उसका क्वांटिटी होना चाहिए लेस देन इसका क्या होना चाहिए, नॉर्मल से लेस देन 99 mg/dl होना चाहिए। ठीक है, टाइप का टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्टप्रांडियल पीपी। तो ये क्या होता है, आफ्टर मील 2 घंटे के बाद हम इसको चेक करते हैं। नॉर्मल से 200 के बीच में होना चाहिए। अब देखिए, आप एक चीज़ देखिए, फास्टिंग क्या है, 100 के नीचे है। आपका पीपी क्या है, वो पीपी जो है आपका 200 के नीचे। क्यों, क्योंकि खाना खाने के बाद ऑटोमेटिक शुगर का लेवल तो बढ़ना है, तो इसकी रेंज बढ़ाई दी गई है। रैंडम का मतलब क्या होता है, आप कभी भी चेक कर लीजिए, कोई इसका स्पेसिफिक टाइम नहीं है, और इसकी भी रेंज 200 से कम होनी चाहिए। इसके अलावा
GTT यानी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, जो कि बेसिकली हम प्रेग्नेंट वुमेन या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ के डिटेक्शन में करते हैं। तो इसमें फास्टिंग का लेवल होता है 60 से 100, आफ्टर 1 आवर आपका होगा लेस देन 200 एंड आफ्टर 2 आवर्स होगा 140 mg/dl। ठीक है, तो इस आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।